हेलो क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक, दैट इज़ रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट नंबर 6। ये रशियन रिवॉल्यूशन का चैप्टर जो है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का। इसके 5 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पाँचों पार्ट इसके मिल जाएंगे। ये हमारा लास्ट पार्ट है रशियन रिवॉल्यूशन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, लास्ट पार्ट में हमारा जो टॉपिक आ रहा है स्टेलिनिज्म एंड द कलेक्टिवाइजेशन। अब ये टर्म क्या है, स्टेलिन कौन है, कलेक्टिवाइजेशन क्या है। सिंपल भाषा में बात करें तो स्टेलिन एक आदमी है जो कि लेनिन का दोस्त था। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है फार्म्स को इकट्ठा करना है, कलेक्टिव करना है। क्यों करना है, क्या हुआ था, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आ रही है स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन की। तो ये टाइम पीरियड क्या था, व्हेन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी वाज हेडेड बाय स्टेलिन। क्योंकि लेनिन मारा गया है, लेनिन दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो कि बोल्शेविक्स पार्टी रीनेम हो गई थी ऐसे रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जैसा कि हमने फरवरी रिवॉल्यूशन और अक्टूबर रिवॉल्यूशन में देखा था। तो अब सारी डोर, हर चीज़ स्टेलिन के हाथ में। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब क्या हुआ, 1927 से 28 के बीच में द टाउन, इस पे कंट्रोल फरमाइएगा, द टाउन इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज स्पेशली इन टाउन्स। अब देखो, मैंने बार बार 2 बार टाउन क्यों लिखा है, इससे आपको याद रहे। टाउन और टाउन, शहर के अंदर खाने पीने की समस्या हो गई थी। अब जब ये समस्या हुई तो स्टेलिन को ये लगा कि जो बहुत बड़े बड़े किसान हैं या बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं या बहुत बड़े बड़े पीजेंट्स हैं, उन्होंने क्या करा है, अनाज अपने पास छुपा के रख लिया है, जिससे कि जब रेट बढ़ जाएंगे तब हम उस सामान को बेच देंगे। ऐसा स्टेलिन का सोचना था। इस सोच को भी हमें अभी याद रखना है, ठीक। अब देखो, अब स्टेलिन ने क्या करा, गवर्नमेंट मतलब स्टेलिन ने क्या करा, प्राइस फिक्स कर दिए जिससे कि ग्रेन्स जो है बेचे जा सके। स्टेलिन ने बोला कि ठीक है भाई, अभी तक आप लोगों को चलो कम दाम मिल रहे थे, अब मैं ऐसा करता हूं कि आपको ज़्यादा दाम मिलेंगे, चलो भाई 100 की जगह 150। ऐसा स्टेलिन ने बोला कि प्राइस बढ़ा दिए गए, अब आप बेच दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। पीजेंट्स ने अभी भी मना कर दिया, बोले भैया ऐसी बात नहीं है कि आप प्राइस बढ़ा रहे हो या हमने अपने गोदाम में रख रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आप प्राइस बता रहे हो या जो टाउन्स में लोग खरीदना चाहते हैं, वहाँ दिक्कत क्या है कि वो प्राइस पे हम नहीं बेच पाएंगे क्योंकि वो प्राइस बहुत ही कम है। अब जब ऐसा स्टेलिन ने सुना तो स्टेलिन को लगा यार ये तो बहुत गलत बात है, तो उन्होंने कहा भैया रेट डाल दो सबके ऊपर, रेट डालो और पता करो कि कहाँ कहाँ ऐसा तो नहीं इन लोगों ने अनाज छुपा रखा है। तो रेट्स डाली गई। ये टर्म आती है अक्सर 1 मार्क में पूछी जाती है, पूछी ही जाएगी कि कुलाक्स किसे बोलते हैं। तो कुलाक्स मतलब होता है रशियन में कि बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिच पीजेंट्स, उन्हें हम कुलाक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर रेट डाली गई। जब रेट्स डाली गई तो उसमें ये हुआ कि एज शॉर्टेज, अभी भी क्या स्थिति बनी रही, अभी भी वही स्थिति थी, रेट्स बढ़ गई, लेकिन अभी भी क्या था, शॉर्टेज कंटिन्यू थी, शॉर्टेज बनी हुई थी। अब ये शॉर्टेज जब बनी हुई थी तो इसने ये बोला स्टेलिन ने कि ऐसा करते हैं, जितनी भी ज़मीनें हैं उसको इकट्ठा करते हैं, जो भी ज़मीनें उनको इकट्ठा करते हैं और एक ही जगह पे फार्मिंग करेंगे। और हम क्या करेंगे, इनको हम इंडस्ट्रियल लाइन और मशीनरी से जोड़ देंगे और इसको मॉडर्नाइज कर देंगे। ऐसे स्टेलिन ने सोचा कि ऐसा करो, यही तरीका सही हो कि जब मान लो जैसे छोटी ज़मीन है उसे मिल गई, उतनी ज़मीन उस बंदे को मिल गई। अब ये छोटे छोटे जो लैंड फॉर्म्स थे, जैसे ये छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स जो थे, ये मान लो इतने सारे लैंड फॉर्म एक ही जगह है, लेकिन यहाँ भी एक बंदा है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी। तो अगर हम इसको कलेक्टिव कर दें, एक साथ कर दें और यहाँ पे बढ़िया बढ़िया मशीनें लगा दें, मॉडर्नाइज कर दें इसको पूरी तरीके से, तो हो सकता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए। क्योंकि शॉर्टेज बनी हुई थी कोलैप्स पे रेट डालने के बाद भी, क्योंकि शॉर्टेज बनी हुई थी। अब शॉर्टेज बनी हुई थी तो उसको हटाने के लिए उसने ये बोला कि इंडस्ट्रियल लाइंस और मशीनरी का यूज़ किया जाएगा और हम क्या करें, उनको कलेक्टिवाइज कर दें, एक ही साथ कर दें, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लोगों को भी लगा हाँ तरीका सही है।
सो फाइनली कलेक्टिवाइजेशन स्टार्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब कलेक्टिवाइजेशन को क्या बोलते हैं हम? खोल खोस। ये दो टर्म याद रखनी, हमेशा कंफ्यूजन होता है। खोल खोस का मतलब होता है कलेक्टिवाइजेशन स्टार्ट हो गया, और हमारा कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि रिच पीजेंट्स, जो बहुत बड़े बड़े पीजेंट्स थे। तो समझ में आया ना कि कलेक्टिवाइजेशन स्टालिन क्यों चाह रहा था, और ऐसा क्या उसने सही कहा था या उसने क्या सही नहीं कहा था, ये आगे देखते हैं। अब भैया प्रॉब्लम तो होनी थी। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन, पीजेंट्स ने ये बोला कि हमें कोई कोल खोज में काम नहीं करना, हमें कोई कलेक्टिव फार्म्स में काम नहीं करना, जबकि पीजेंट्स आपके नेचुरल सोशलिस्ट थे। मजे की बात है, हमने सबसे पहली वीडियो में देखा था कि पीजेंट्स हमारे नेचुरल सोशलिस्ट थे, जिनके बेस पे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनी थी, अगर आपको याद होगा तो जब पीजेंट्स हमारे सोशली नेचुरलिस्ट थे तो ऐसा वो क्यों कर रहे थे कि अब हमें कलेक्टिवली काम नहीं करना। वैसे तो वो करते थे कलेक्टिवली, लेकिन अब उन्हें कलेक्टिवली काम नहीं करना है। तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वो फोर्सफुली काम कराया जा रहा था। अब उन्होंने बोला कि अगर आप फोर्सफुली काम कराओगे तो हम काम नहीं करेंगे। पीजेंट्स वर फोर्स टू कल्टीवेट ना, उन्हें ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि आप काम करो। क्यों करें? वो काम नहीं करते काम। तो यही वाली बात थी। और प्रॉफिट शेयर कर लेगी। गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोली थी कि हम कुछ नहीं रखेंगे, सारा प्रॉफिट आप में ही शेयर करेंगे, लेकिन कलेक्टिवली काम करो। लेकिन पीजेंट्स बोले हम कलेक्टिवली काम नहीं करेंगे, हमारे पास अपनी अपनी ज़मीनें, हम उसी पे ही काम करेंगे। इसी वजह से किसानों ने अपनी जानवरों को मार दिया और अपने खेतों में आग लगा दी। बोले तो हमारा खेत, हमने आग लगा दी, अब तो हम काम ही नहीं करेंगे, अब क्या कर लोगे तुम। तो ये चीज़ें कलेक्टिवाइजेशन के अगेंस्ट में जा रही थी, और अपनी अथॉरिटीज़ मतलब सरकार के खिलाफ भी वो अगेंस्ट हो गए कि हमें काम ही नहीं करना है। अब जब भैया तुम्हें काम नहीं करना है तो सरकार अपना काम करेगी। तो क्या हुआ? बहुत लोगों को पनिशमेंट मिला, कईयों को देश निकाला हो गया, बहुत सारी सजाएं हुई। लेकिन क्या हुआ फाइनली? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यही है कि फूड शॉर्टेज स्टिल एग्जिस्ट। अभी भी टाउन्स के अंदर खाने पीने की समस्या बनी हुई थी, और बहुत ज़्यादा बनी हुई थी। और कहा जाता है यू कांट विन ओवर नेचर, आप नेचर के ऊपर नहीं जीत सकते। और उस समय क्या स्थिति थी कि बैड फेमाइन ही कंडीशन थी। ठीक है, मतलब जो खेती बाड़ी थी और बहुत सारा ड्रॉट की कंडीशन थी, हार्वेस्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई थी, बैड फेमाइन हो गई, भूखमरी हो गई, और उस समय 4 मिलियन कैजुअल्टीज़ हुई थी रशिया के अंदर। ठीक, तो समझ में आया ये कि प्रॉब्लम क्या रही। प्रॉब्लम यही थी कि उन्हें काम ही नहीं करना है कलेक्टिवली, उन्हें अपने ही फार्म पे काम करना है। और वो क्यों चाहता था? क्योंकि भैया फूड शॉर्टेज थी। उसने बोला भी था कि मैं आप लोगों के फॉर्म्स को कलेक्टिवली कर दूंगा इंडस्ट्रियल लाइंस और मशीनरी से जोड़ के, सीधे उसने ये बात बोली थी। और सरकार कोई प्रॉफिट नहीं लेगी, प्रॉफिट आप ही के बीच में शेयर होगा। यहां तक समझ में आया? अब देखो, यहां पे स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन का कंसेप्ट खत्म होता है। और क्या रशियन रिवॉल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस रहे थे ऑन रशिया, तो ये सब हमको पता है कि ऑटोक्रेटिक रूल्स ऑफ जार एंडेड फॉर एवर। जार की जो कहानी थी, जार की जो ऑटोक्रेसी थी, मोनार्की थी, ये पूरी की पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। एरिस्टोक्रेसी ख़त्म हो गया, चर्च ख़त्म हो गया, चर्च की पूरी पावर ख़त्म हो गई, और कंप्लीटली हम कह सकते हैं एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनने जा रही है। द जार एम्पायर चेंज इनटू न्यू स्टेट कॉल्ड एज द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बन गया आपका यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर के फुल फॉर्म भी याद रखना भैया, कभी कभी पूछ लेते हैं एनटीएससी में। यूनियन ऑफ सोवियत, सोवियत टर्म पहले आएगा, सोशलिस्ट रिपब्लिक, और इसे हम क्या बोलते हैं? सोवियत यूनियन। ठीक है, रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार हमने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि रशिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ कर लिया था, और एक पीस ट्रीटी साइन करी थी जर्मनी के साथ। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पीस ट्रीटी थी जो रशिया ने साइन करी थी। तो आंसर इज ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क। ये हमें पता होना चाहिए, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क, ये लिटोस्क। ठीक है, ये ट्रीटी थी जो साइन हुई थी बाय दी बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। और जितने भी एंटरप्राइजेस थे उनका नेशनलाइजेशन हो गया था। नेशनलाइजेशन मतलब क्या? कि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनका नेशनलाइजेशन हो गया, और वो फैक्ट्रीज आपकी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज आपकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में चली गई। ठीक, तो ये समझ में आया कि रशियन रिवॉल्यूशन का
रशिया पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब ग्लोबली अगर हम देखें, ग्लोबली क्या इफेक्ट पड़ा रशियन रिवॉल्यूशन का और यूएसएसआर का। ग्लोबली भी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ना। रशिया में तो हमने देखा कि जार की पावर खत्म हो गई, इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई, लेकिन ग्लोबली भी कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा होगा ऑल ओवर द ग्लोब वर्ल्ड में। तो ऑल सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप वर नॉट ऑन द सेम पोजीशन। देखो यूरोप के अंदर क्या था कि कुछ पार्टीज तो ऐसा कह रही थी कि चलो भाई जो हुआ सही है, हम बोल्शेविक्स पार्टी या फिर या जो आपकी पार्टी थी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ हैं। कुछ नहीं भी थे। कुछ क्यों नहीं थे? उन्होंने लगता था कि सोशलिज्म जो आता है वो सिर्फ वर्कर्स की वजह से आता है। सोशलिज्म वॉज ड्यू टू दी वर्कर्स स्टेट, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम वर्कर्स का एक स्टेट बनाएंगे, एक तरीके से हम वर्कर्स के लिए सब कुछ करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि लेनिन की वजह से आया ठीक है, लेकिन वर्कर्स का मेन रोल है इसमें। और मैनी कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। अब क्या हुआ, जगह जगह कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी। इंडिया में आज भी कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट पार्टी बनी ब्रिटेन के अंदर, और ब्रिटेन के अंदर भी कम्युनिज्म और सोशलिज्म की लहर दौड़ने लगी। बोल्शेविक्स ने एनकरेज किया कॉलोनियल पीपल को। कॉलोनियल पीपल कौन कौन से हो गए? हम लोग, इंडिया। इंडिया के ऊपर कॉलोनियल रूल था ब्रिटेन का। तो बोल्शेविक्स या ये पार्टी थी, इन लोगों को हमें एनकरेज किया कि भैया ये जो ब्रिटेन आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं ना, भगाओ यहाँ से, जैसे हम लोगों ने किया आप भी करो, ठीक है। तो बोल्शेविक्स ने एनकरेज किया कॉलोनियल पीपल को टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कौन सा? जो भी हमने किया, फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा करो, ऐसा आपको करना चाहिए, क्यों आप ब्रिटेन की बातें सुन रहे हो? और इसी वजह से दो कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 में। क्यों पीपल ऑफ द ईस्ट की कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? पीपल ऑफ द ईस्ट की कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी क्योंकि मोस्टली ईस्टर्न नेशंस, अगर हम बात करें इंडिया की, वियतनाम की, लाओस की, कंबोडिया की, मोस्ट ऑफ द रीजन्स हमारे कॉलोनियल रूल में थे। अगर वियतनाम पे फ्रांस का रूल था, इंडिया पे ब्रिटेन का रूल था, तो इस तरीके से ये कॉलोनीज बनी हुई थी। तो हमने एक कॉन्फ्रेंस करी थी ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। उसमें हमने बताया था, हमने मतलब बोल्शेविक्स ने बताया कि किस तरीके से आपको कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरी कॉन्फ्रेंस, इसका नाम था कॉमेंट्रेन, एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक्स सोशलिस्ट पार्टी। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल पीपुल मतलब क्या, जैसे इंडिया है, वियतनाम है, ईस्टर्न नेशंस, उनमें हम एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी बनानी है और किस तरीके से चीज़ों को सही करना है। ठीक समझ में आया? अब देखो इसके चलते चलते क्या हुआ कि कुछ लोग यूएसएसआर, रशिया के अंदर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने भी लगे, कम्युनिज्म को पढ़ने लगे, कम्युनिज्म क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें पढ़ने लगे। और उसी समय क्या हुआ, बाय द टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द यूएसएसआर हैज़ गिवन अ सोशलिज्म ए ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्ट्रेचर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा 1939 से 45 के बीच में हुआ था, और तब तक यूएसएसआर ने पूरे दुनिया को एक सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा चेहरा दे दिया कि सब कुछ होना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक, आई होप ये चैप्टर आपका रशियन रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसके 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू क्लास।